नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर वॉइस योर न्यूज़ में। आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा छोटू हत्याकांड पर जब मीडिया की खास बातचीत पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से हुई तो उन्होंने बारीकी से एक एक तथ्यों को कैसे समझाया और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने बताया कि पुलिस कितनी आसानी से इस केस का अनुसंधान कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लिए कोई चैलेंजिंग केस नहीं है, ये पुलिस के लिए बहुत ही खुला हुआ केस है। तो चलिए सुनते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ। देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, कोई एक पहलू नहीं है, लेकिन मुझे एक ये टिपिकल प्रेम कहानी लग रही है। और इस तरह की बातों पर बहुत सारी आप हिंदी फिल्मों में भी देखते होंगे इस तरह का प्लॉट कि ऐसे लड़का लड़की में मोहब्बत हो गया और मोहब्बत हुई और फिर लड़की की फैमिली वाले नहीं चाह रहे हैं तो वो मार डालते हैं, दोनों को मार डालते हैं या किसी एक को मार डालते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में भी बनती हैं, उसको देख देख के लोग सिनेमा हॉल में आंसू भी बहाते हैं। तो आप समझिए कि एक टिपिकल ये प्रेम कहानी आप इसको कह सकते हैं जिसका एक दुखद अंत हुआ। प्रेम कहानियों का सुखद अंत होना चाहिए, इसका दुखद अंत हुआ और उसमें छोटू की जान चली गई और वो भी बहुत बेरहमी से जान दी गई है। जो मुझे जानकारी है कि ये कहते हैं बिजली का करंट वगैरह लगा के जान दी गई है। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि जो भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और एक दुखद घटना है। जी सर, छोटू की हत्या तो हुई है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि कोई लड़का किसी लड़की के घर में जाते हैं और 2 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं तो वो पर लड़की के जो परिवार रहेंगे वो कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए, फिर इसमें 2-3 बात है। पहली बात तो ये है कि यदि बाल कि आपने आपत्तिजनक शब्द कहा कि आपत्तिजनक स्थिति। अब देखिए, एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की को हिंदुस्तान का कानून शादी करने की अनुमति देता है ना। यदि लड़की 18 के ऊपर की है और लड़का 21 के ऊपर का है तो हिंदुस्तान का कानून उसको शादी करने का, शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देता है। तो इसलिए 2 बालिग के बीच कोई भी संबंध हो उसमें आप आपत्तिजनक नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए परिवार वालों को ये सामाजिक रूप से कुछ मतलब ये गलत लगा कि और की रात में 2 बजे थोड़ा और टाइम है तो आपको कोई हत्या करने का लाइसेंस उससे नहीं मिल बिल्कुल हत्या एकदम नहीं करना चाहिए, हत्या गलत है। यदि इतना लगा ही तो ठीक है। उन लोग को, छोटू को, मान लीजिए छोटू 2 बजे रात में ये था, छोटू को वो लोग चेतावनी दे सकते थे, है ना। छोटू को समझा बुझा सकते थे, है ना। इसका ये तो नहीं है कि आप उसकी हत्या कर दीजिए, उसका गला काट के फेंक दीजिए, उसका ये कर दीजिए, है ना। आप उसको चेतावनी दे देते, वार्न कर देते, क्या आगे से ऐसा नहीं करना है। इसमें भी 2 एंगल निकाले जाते हैं और दोनों तरफ से आरोप लगा जा रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि आरती बुलाई है, कहीं कहा जा रहा है कि आरती की भाभी बुलाई है। तो सबसे पहले तो कॉल डिटेल्स निकाला जाना चाहिए। क्या लगता है सर, पुलिस कितने दिनों में या फिर कितने महीनों में कॉल डिटेल्स निकाल सकती है? देखिए, इस केस में एक तो संदेह ये पैदा होता है कि जो आरती का बयान है, मैं भी इस केस पर नजर रखे हुए हूँ, वो कई बार बदल रहा है। तो लगता है कि कुछ अब झूठ बोल रही है या आधा सच बोल रही है। यह कई बार अर्ध सत्य भी बात रहती है जो कहीं ना कहीं आरती को पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए पूछताछ के लिए। पुलिस को तो पूछताछ करने का अधिकार है ही ना। अगर कहीं ना कहीं पुलिस पूछताछ करे आरती से तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मामला साफ हो जाए। और कॉल रिकॉर्डिंग कितने दिनों में निकल? वही मैं कह रहा था, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कॉल डिटेल्स हो सकता है। यदि आरती ने कहा कि मेरी भाभी ने बुलाया था छोटू को, तो आप कॉल डिटेल्स निकालिए। ये 2 मिनट का काम है, ये कौन बड़ी बात है। यदि मात्र 2 मिनट में निकल जाएंगे, 2 मिनट नहीं तो 15 मिनट में, आधा घंटा में, मतलब 1 दिन काफी है। 1 दिन काफी है और 22 दिन बीत जाते हैं और सारा मसला यही है। ये तो देखिए, पुलिस की आप क्या इसको मैं कहूँ, शिथिलता कर सकते हैं आप, सुस्ती कर सकते हैं आप। यदि कोई नहीं काम करना चाहिए तो 50 साल में भी कॉल डिटेल्स। एक व्यक्तिगत प्रश्न है, एक पेरेंट्स के रूप में अगर देखा जाए, किसी के साथ अर्धनग्न रूप में या फिर जैसे भी हो 2 बजे रात में पकड़ी जाए तो मतलब क्या कानून को देखना चाहिए, फिर कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो कानून को हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि कानून को हम देखना बंद कर देंगे तब तो देश में अराजकता हो जाएगी। और जहां तक आपने ये पूछा कि ये सवाल है कि फिर वही आपत्तिजनक वाली बात हुई। मैं ये कह रहा कि समाज को, है ना, समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब खास के जब मैं रेल एसपी था पटना का तब ऐसी घटनाएं बहुत होती थी, क्योंकि हाँ, ट्रेन से प्रेमी प्रेमिका भागते थे, गांव से लड़के लड़कियां भागते थे और
रेल पुलिस वाले घूमते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, उनको पकड़ लेते थे, फिर मेरे पास आते थे, वो कहते थे कि हाँ हम लोग शादी करना चाहते थे, परिवार वाले राजी नहीं थे, हम लोग भाग गए। तो आप मददगार साबित हुए। हाँ, वो तो हमने सेंट वैलेंटाइन का काम किया। उन लोग के लिए तो जैसे सेंट वैलेंटाइन के बारे में कहते हैं कि वो शादियां कराते थे प्रेमी प्रेमिकाओं की, और उन्हीं की याद में वैलेंटाइंस डे मनता है, तो मैं तो सेंट वैलेंटाइन उन लोग के लिए बन जाता था, और बस मैं ये देख लेता था कि लोग बालिग हैं कि नहीं। यदि लड़का 21 के ऊपर हुआ और लड़की 18 के ऊपर हुई तो फिर उनकी शादी होती थी। व्यक्तिगत सोचा जाए, जो माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को 19 साल 20 साल 21 साल तक पाला, अगर वो किसी से 1 साल 2 साल या 4 साल के मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और माँ बाप को राजी नहीं कर पाते हैं उस प्यार के लिए, उस फैसले के लिए, और उस पे क्या सोचते हैं सर? वही मैंने कहा ना कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि शादी बिल्कुल पर्सनल चीज है, निजी चीज। सर माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का शादी अच्छे घरों में। अब ठीक है, आपने शादी करा दिया तो मतलब जो बालिग बच्चे हैं, अब उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो इसमें तो दोनों का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। नहीं ठीक है, लेकिन यदि वो बालिग है तो उनको आप जीने दीजिए, वो अपना दाल रोटी का इंतजाम करेंगे। आप देखिए 18 साल में आप मताधिकार दे रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 18 साल में मताधिकार मिलता है, वोटिंग राइट। 18 साल का लड़का लड़की ये तय करता है कि हिंदुस्तान में सरकार किसकी बनेगी, तय करता है ना चुनाव में। तो 18 साल का लड़का लड़की अपनी शादी की तय नहीं कर सकता है, वो प्रधानमंत्री को चुन सकता है, अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता है। माँ बाप से ये होकर बिल्कुल क्यों नहीं होगा। यदि माँ बाप अमरीश पुरी की भूमिका में आ जाए, है ना, मतलब अमरीश पुरी से मेरा मतलब कि खलनायक की भूमिका में आ जाए, तो क्यों नहीं हो सकता है। इसमें तो माँ बाप को इतनी सोच उनकी ब्रॉड होनी चाहिए कि ठीक है, यदि मेरी बेटी ने उससे मोहब्बत की है तो चलो हम लोग आशीर्वाद देते हैं। माँ बाप का ये काम छोड़े कि जिंदगी भर उसके पीछे पीछे। और क्या माँ बाप, यदि आपने ये बात उठाई, तो क्या माँ बाप जो अरेंज मैरिज करते हैं, क्या उसमें दहेज के लिए परफेक्ट शादी तो नहीं चला दिया जाता है? उसमें भी बहुत सारी बातें आई, मैंने ऐसे सैकड़ों केस देखे हैं। लेकिन उस टाइम में परिवार साथ देते हैं, और जो लव मैरिज में अगर घटना घटती है तो परिवार साथ नहीं देते। लेकिन साथ देने से क्या हुआ? जब आपकी लड़की को दहेज के लिए जलाते ही मार डाला गया, तो आप पोस्टमार्टम हाउस में घुस ही गए माँ बाप, तो उससे क्या हो गया? लड़की जीवित हो गई। तलाक के मामले में मैं कह रहा हूँ कि अपने घर पे रहने ठीक है, उसमें भी लड़की की स्थिति खराब हो जाती है ना, उसका हस्बैंड छोड़ देता है, नैहर आ जाती है, वो कहीं की नहीं रह पाती है, उसकी दूसरी शादी भी दिक्कत होती है, एक बच्चे के साथ 2 बच्चे के साथ वो नैहर में बैठी रहती है। क्या इस बात की गारंटी है कि जो अरेंज मैरिज होता है, आप इसकी बात करें तो वो परफेक्ट होता है? क्या बिल्कुल परफेक्ट। और मेरी आप व्यक्तिगत राय पूछेंगे, इसमें तो हर की राय भिन्न भिन्न हो सकती है। मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं तो प्रेम विवाहों को अरेंज मैरिज से 1000 गुना बेहतर मानता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हमारे समाज की जो 2 बड़ी सामाजिक बुराइयां हैं, एक जाति प्रथा और एक दहेज प्रथा, ये दोनों सामाजिक बुराइयां तभी खत्म होगी, ये भाषणबाजी से नहीं खत्म होगी, ये निबंध प्रतियोगिता से भी नहीं खत्म होगी, ये तभी खत्म होंगी या तभी घटेंगी जब समाज में प्रेम विवाहों को बढ़ावा मिलेगा, है ना। इसलिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से प्रेम विवाहों को अरेंज मैरिज से जो तयशुदा शादियां होती हैं उनसे 1000 गुना बेटर मानता हूँ। लेकिन बिहार में आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग, बहुत हमारा रूढ़िग्रस्त समाज कह लीजिए, ज्यादातर बिहारी कैलेंडर के हिसाब से 21वीं सदी में रहते हैं और मानसिकता के हिसाब से 13वीं सदी में रहते हैं। तो वो लोग इन सब चीजों को नहीं पचा पाते। लेकिन हम लोग को बदलते समय के साथ कदम ताल करना पड़ेगा और तभी एक नया समाज बनेगा, एक नया बिहार बनेगा। अब तो देखिए, जब इसकी आप चर्चा कर रहे हैं तो अब तो जो सहजीवन जिसको कहते हैं इंग्लिश में लिव इन रिलेशनशिप, उसको भी भारत में कानूनी मान्यता मिल गई है। मतलब एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की यदि आपसी मर्जी से बिना शादी किए साथ रहे तो उसको संबंध को अवैध नहीं माना जाता है, उसको भी कानूनी मान्यता मिल गई है। तो ये मैं कह रहा था। तो अब दुनिया बढ़ रही है तो उसमें आप 21वीं सदी में आप 13वीं सदी की मानसिकता लेकर नहीं जी सकते हैं। सर एक सवाल लेना चाहूंगा कि अगर छोटू और आरती का केस आप एसपी रहते हुए देखते तो क्या किस प्रकार काम करते? क्या आपको भी इतना समय लगता? मुझे तो शायद नहीं लगता। इसलिए किस एंगल पे जांच करते, कैसे क्या करते सर? ये केस तो देखिए बहुत खुला हुआ केस है, क्योंकि बिहार पुलिस बहुत ही स्लो प्रोसेस में काम करती है। कहीं ना कहीं आपके वक्तव्य अगर वहां तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मदद मिलेंगे। आप देखिए, कहते हैं ना कि सोए को आप जगा सकते हैं, आप जगे हुए को थोड़े जगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अररिया में जो एसपी है वो कोई जाहिल व्यक्ति हो, भी आईपीएससी होंगे, है ना। अब उनको करना चाहिए, मैं उनको क्या उपदेश देने जाऊंगा। तो ये बात है, क्योंकि ये एकदम खुला हुआ केस है। जैसे कुछ केस पुलिस में भी रहते हैं जिनको ब्लाइंड केसेस कहते हैं, जिसमें कोई सुराग नहीं मिलता है, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं पुलिस FRT नो क्लू कर देती है कि फाइनल रिपोर्ट ट्रू, केस सच्चा था लेकिन नो क्लू, कोई सुराग नहीं मिला।
तो वैसे भी केस पुलिस में होते हैं, लेकिन कम से कम ये केस जो है छोटू आरती वाला, ये केस तो छोटू की भी शिनाख्त हो चुकी है, आरती की शिनाख्त है, इतने सारे आरती बयान देने के लिए मौजूद है, पोस्टमार्टम हो चुका है, बहुत एक बहुत ओपन हो गया, ओपन वाला केस है। आरती भी मौजूद है, हाँ, बोलने के लिए बिल्कुल, तैयार है, बिल्कुल। सब लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, आप पीओ पर जा सकते हैं, घटनास्थल पर जा सकते हैं, आप कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं। तो इस केस का अनुसंधान ऐसा नहीं कि बहुत कोई चुनौतीपूर्ण कांड है, ऐसा ये कांड नहीं है, ये बहुत उस हिसाब पुलिस की भाषा में कहते हैं आसान केस है ये। और इसमें तो जल्द से जल्द पुलिस को चार्जशीट करना चाहिए और फिर दोषियों का स्पीडी ट्रायल कराना चाहिए, मतलब त्वरित विचारण कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्ट में सुनवाई में 20 साल लग गए, 25 साल लग गए, वो नहीं, स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिन लोगों पे आरोप लगे उनके घर और जहां आरती रह रही वहां और आरती के जो घर हैं, सभी को ये घेरना चाहिए कि नहीं घेरना चाहिए सर? क्योंकि तमाम मेला लगा रहता है वहां पे डेली। आप मेला तो आप लोग जैसे ही लोग लगाते होंगे, मीडिया वाले ही लगाते बिल्कुल, होंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, सबूत मिटते जाते हैं ना। मैं आरती के घर गया जहाँ पे छोटू को मारा गया था, पूरे रोड ऐसे ही है, मतलब कुछ भी खून का धब्बा वैसे ही दिख रहा, प्रशासन वहां पे जाकर कैप्चर तक नहीं कर पाया। देखिए कायदा से तो ये है कि यदि जो पीओ है, जो मौका है, वारदात है, घटना स्थल है, कायदा तो ये है कि आप उसकी फोटोग्राफी करवा ले, क्योंकि यदि खून का धब्बा है तो 10 साल तक थोड़े रहेगा, एक साल तक थोड़े रहेगा, खत्म हो जाएगा। कायदा तो ये है कि और आप फॉरेंसिक साइंस से, जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है पटना में भी है, उससे आप एक्सपर्ट्स को बुला ले, वो जिसको प्रदर्श करते हैं, सबूत रहते हैं, उसको वो लोग मतलब सावधानी से रख लेंगे आगामी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए। क्योंकि ये सब में तो केस बहुत सारी लोगों को फंसाया जाता है, बहुत ही खून का धब्बा देके आप नहीं कह सकते कि बकरे का खून है कि इंसान का खून है। और सर छोटू के पिताजी ने 9 लोगों पे FIR किया आरती से बातचीत करके, तो क्या लगता है 9 लोग दोषी होंगे? ये कैसे पता चल पाएगा कौन दोषी होंगे? क्योंकि पुलिस तो सभी का छानबीन कर रही है और जेल भेज रही है। बिल्कुल, यदि 9 लोगों को दोषी बना दिया है तो ये नहीं कह सकते 9 के 9 दोषी हैं। कई बार तो दुश्मनी की भावना से अपना गुस्सा निकालने के लिए लोग लपेट देते हैं। हमने उनके आरती के जीजा के घर भी गया तो वहां से बताया गया कि जब छोटू मर गया था उसके बाद जो है उनके जीजा जी पहुंचे, और लेकिन उनको मुख्य आरोपित बनाया गया। वही बात होती है, ऐसे बहुत सारे केस। ज्यादा जांच कैसे हो पाएगा सर? कोर्ट में होगा या फिर कैसे होगा? कोर्ट में तो बाद में मामला जाएगा, पहले तो पुलिस जांच करेगी, और पुलिस करेगी। जैसे आपने कहा कि जीजा ने कहा कि मैं तो हत्या के बाद गया था, तो यदि जीजा ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत कर देता है, CCTV में दिखे या फिर हाँ CCTV कोई सबूत प्रस्तुत कर देता है कि मैं तो उसमें घटनास्थल में नहीं था या वो कहीं पर और था, उसका कोई सबूत ये हो जाता है, तो इस तरह से पुलिस उसको निर्दोष बना सकती है। ऐसा नहीं कि 9 के देखिए मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। एक तो FIR हुआ होता है, उसके बाद जैसे कि हत्या का मामला है, मतलब बहुत गंभीर मामला है, तो इसका सुपरविजन होगा, और ये हत्या का मामला है तो DSP या उससे ऊपर के अधिकारी सुपरविजन करेंगे, SP। तो आपने सुना पूर्व IPS अमिताभ दास को, उन्होंने छोटू हत्याकांड को लेकर के क्या किन किन तथ्यों पर बात किया और क्या क्या खुलासे किए, और इसको लेकर के क्या क्या हो सकता है, पुलिस किस तरह से इस केस को कितनी आसानी से अनुसंधान कर सकती है और इसके असली आरोपियों को पकड़ा जा सकता है, ये सब आपने सुना। और इस घटना से जुड़ी हुई हर खबर पाने के लिए, हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल योर वॉइस योर न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे।